नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। वर्षों वर्षों तक रामलला त्रिपाल में रहे, जो हमारे आस्था के प्रतीक है, हमारी श्रद्धा के प्रतीक है, हमारी सांस में बसते हैं, हर क्षण और हर पल हम जिनका नाम लेते हैं। उन रामलला को भी आज भव्य प्रांगण, भव्य मंदिर बनाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मैं काशी विश्वनाथ गया था, बनारस गया था अभी, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता था, एक सकरी गली होती थी। आज वो हाईवे बन गया है, ऐसा मंदिर प्रांगण बन गया है जो 350 साल पहले रानी अहिल्याबाई होलकर ने जिसका निर्माण किया था, उसके बाद कभी किसी ने कोई निर्माण नहीं किया। उस निर्माण को भी आज एक भव्य रूप देने का काम, एक दिव्य रूप देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारा केदारनाथ भगवान का मंदिर उत्तराखंड के अंदर आपदा आई थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उस भगवान केदारनाथ के प्रांगण को भी भव्य और दिव्य रूप देने का काम किसी ने किया है तो ये काम भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज बद्रीनाथ का जो प्रांगण है उसके लिए भी 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति होगी। अगले चरण में हमारे यहां पर जो हमारा पूरा कुमाऊं का क्षेत्र है, मानस खंड जिसका नाम है, मानस खंड, जिन लोगों ने हमारे जो है उसमें पढ़े होंगे, भट्टे आप तो जानते हैं, गोरा जी, किरण भाई, मानस खंड, जी आगे आ जाओ, आप तो विद्वान हो। मानस खंड में जितने हमारे मंदिर हैं लीला दी, वो सारे मंदिरों को, सारे को भव्य रूप देने का काम होगा। उसमें जैसे हम यहां से शुरू करेंगे, पूर्णागिरी देवी, हमारा रीठा साहब, पाताल भुवनेश्वर, हमारा हाट कालिका, हमारा जागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, ऐसे तमाम मंदिर उसमें हम जोड़ेंगे, कोटगाड़ी देवी, और उन सभी को भव्य रूप देने का काम मानस खंड के माध्यम से होगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा राज्य नहीं है कि जहां पर एक राज्य में 2 एम्स खुले हैं, एक राज्य में 2 एम्स कहीं खुले हैं तो वह आपका राज्य है उत्तराखंड, जहां एक एम्स ऋषिकेश में चल रहा है, दूसरा एम्स आपका यहीं पर खुलने वाला किच्छा में, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। आने वाले समय में अभी आप लोग यहां से लेकर खटीमा से सीधे कैलाश मानसरोवर जाने वाले हैं। कैलाश मानसरोवर तक का जो है 2 लेन 4 लेन का बड़ा रोड बनने वाला है। आप याद करिए जरा, मुझे याद अच्छी तरह से, कुछ साल पहले आप जब यहां से रुद्रपुर जाते थे तो कितने गड्ढे होते थे कि नहीं होते थे, पहले मुझे बताइए। और कल रात में मुझे लगा कि आज मौसम खराब हो जाएगा, हेलीकॉप्टर नहीं चल पाएगा और मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने रात में 9 बजे तय किया कि मैं आज सड़क मार्ग से जाता हूं। अभी तक टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने कहा अभी रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, जाना चाहिए। तो मैंने जब देहरादून से मैं चला हूं 9:30 बजे और मैं ठीक 3:30 बजे खटीमा पहुंचा, तो भी कई जगह रुकते हुए आया, कई कार्यकर्ता रास्ते पर खड़े थे, रात में रुके हुए थे, कोई 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है, मुझे कहीं पर भी एक झटका भी नहीं लगा। मैं कह रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कोई गाड़ी अलग होती हो यार। पहले 2 घंटा लगता था यहां से रुद्रपुर जाने में, कभी कभी 3 घंटे लग जाते थे। आज आप देख लिए 45 मिनट में पहुंच जाते। अभी पुल भट्टा वाला चालू हो जाएगा, चालू हो गया तो मैंने रात में ध्यान नहीं दिया, तो वो 30 मिनट का रास्ता आपका यहां से रुद्रपुर हो जाएगा। आने वाले टाइम में हमने यहाँ के लिए शहर के बाहर से बाईपास की बात की है, पीलीभीत रोड को जोड़ने वाले की, इसके लिए भी मैंने गडकरी जी से अभी निवेदन किया है। आपका बाईपास बन रहा है, हल्द्वानी की तर्ज पर हम इस शहर को भी विकसित करेंगे। हमारा ये पूरा नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पर हम सीवर लाइन की स्वीकृति हमारी होगी आने वाले समय वाली रोड, ये वाली रोड जो आपके सामने से जा रही है उसकी व्यवस्था भी हो रही है। एक समस्या और मुझे बताया यहाँ पर नहर की समस्या है, इसकी समस्या का भी हम समाधान करेंगे।
आपकी पहले ही घोषणा में मेरी सम्मिलित हो चुका है। लोहिया हेड जाने वाला रोडी देख लीजिए आप, कैसा होता था पहले। बताओ होता था कि नहीं होता था? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। पानी भराव की समस्या है, उसका भी समाधान करेंगे आने वाले समय में। भी कुछ समस्याएं भी रह गई हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, उन समस्याओं का भी हम समाधान करेंगे। देखिए, विकास क्या है कि ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ काम अभी पीछे हुए हैं, कुछ काम आगे हो जाएंगे, मैं हमेशा से कहता हूं, लेकिन कुछ बड़े कामों को हमने यहाँ की लाइन में डाला है। जैसे अभी थाने को लेकर भी यहाँ से चकरपुर जाना पड़ता है लोगों को, वो थाने का भी जो है कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ असंतुलन है, उसको भी हम ठीक करेंगे कि वो खटीमा में ठीक रहेगा कि वहां ठीक रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे बताया गया है ये भी एक परेशानी है। वो करेंगे वो भी करेंगे, अभी मुझे ध्यान है, करेंगे। अभी थोड़ा कम टाइम मिला मुझे, अभी जो है कम समय का वो घोषणा में चढ़ गया है आपका, वो भी आपका हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे काम, आप लोगों ने कैंटीन की बात करते थे एक जमाने में। देखिए, जब मैं कहता था कैंटीन खोल ली है खटीमा में, कोई नहीं मानता था, सब कहते 2022 के दंगल में 60 पार का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा 20 सीटें मिलेंगी। सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसके बाद कई जगह पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। आप कितना बड़ा मुकाबला मानते हैं कांग्रेस के अपने? ये ट्रस्ट का जो मसला था, उसका कंट्रोवर्शियल कानून आपको अपनी सरकार में वापस लेना पड़ा। आपको लगता है कि जो राम मंदिर के बाद जो एक फिजा बदली है उसका इम्पैक्ट उत्तराखंड में आएगा? नो पॉलिटिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स, इस सिद्धांत को मैंने अपनाया हुआ है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीटों को लेकर कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, 16 कमजोर सीटों को लेकर रणनीति बनाई है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल को इसका जिम्मा दिया गया है। 8 कमजोर सीटों में काम देखेंगे हरीश रावत। 4 कमजोर सीटों की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल को दी गई है। तो कुल मिलाकर अभी भी माना जा रहा है, दरअसल ये 17 सीटें, 16 से 17 सीटें वैसे विशेष तौर पे कहा जा रहा था, और अब 16 सीटों का जिक्र हो रहा है जहां बहुत मुश्किल में है पार्टी। जो कुछ सीटें कमजोर सी नजर आई हैं, उन पर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना ली है कि हम कैसे उन सीटों को जीतेंगे, और आपस में हम लोगों ने ड्यूटी बांट ली है। ऐसी जो है 16 सीटें हमने आइडेंटिफाई की हैं, जो है जिन सीटों पर जो है 8 सीटें 16 में से मेरे हिस्से हैं, 4 गोदियाल जी के हिस्से हैं, 4 प्रीतम सिंह जी के हिस्से हैं, जिन पर जो है हम विशेष फोकस रखेंगे, ताकि हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिन सीटों पर हम बिल्कुल जीतने की स्थिति में हैं वो सीटें तो हमारी सब निकल जाएं, और जिनमें हम कमज़ोर स्थिति में आकलन में हैं, जहां भाजपा मौजूद दिखाई दे रही है, वहां से भी हम कुछ सीटें जीतें। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, कांग्रेस की अगर हम बात करें, हर दिन एक नई चीज नजर आती है। अब ये 16 सीटों को लेकर परेशानी है, एक तरफ प्रत्याशियों को लेकर परेशानी है। क्या है इन 16 सीटों का समीकरण और क्या स्ट्रेटेजी अब बना रही है पार्टी? बिल्कुल जीनत, जो 16 सीटें हैं वो कौन सी हैं, इस पर अभी हरीश रावत ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन 16 सीटों की उन्होंने बात की कि 16 सीटों पर हम कमजोर है, 54 सीटों पर हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि जो बातें अंदर खाने निकल के आ रही है, हालांकि कांग्रेस के कई बड़े नेता उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ये खबरें बहुत मजबूत तरीके से है कि कुछ सीटों पर अभी कांग्रेस उम्मीदवार बदल सकती है, क्योंकि अगर वो सीटें कमजोर हैं तो फिर वहां पर कमजोर आपके प्रत्याशी की वजह से हैं, और अगर प्रत्याशी की वजह से कमजोर हैं तो अभी भी आपके 6 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो वहां पर आप किसे कैंडिडेट बनाएंगे? और जिन 11 सीटों की बाद में जो लिस्ट आई थी, जो सेकंड लिस्ट आई थी, उसमें अगर कोई कमजोर है तो क्या वहां पर आप किसी बदलाव की विचार कर रहे हैं? तो अब हरीश रावत का कहना है कि 16 सीटें, 8 सीटों की जिम्मेदारी मैं देखूंगा, 4 पे प्रीतम सिंह और 4 पे गणेश गोदियाल देखेंगे। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों आपको ये बाद में सोचना पड़ा कि हम 16 सीटों पर कमजोर है? और आखिरी वक्त में जो बात आपने कही कि कांग्रेस में हर दिन कुछ नई बात निकल कर आती है, एक सवाल उठता है बहुत बुनियादी सा, वो ये कि 16 क्या आपकी 32 भी कमजोर हो जाए सीटें, पहले आप में तो एका हो, आप तो एकजुट हो जाओ। पार्टी इतनी बिखरी हुई है कि लगता है कि अलग अलग धड़े हैं। वहां पर तो आप 16 क्या आपके पास 2 भी मुश्किल हो, तो 2 भी में भी फंसो तो वहां पर आप हार जाओगे, तो वो एकजुटता तो नजर ही नहीं आ रही।
बिल्कुल जीनत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने 5 साल एक्सरसाइज की, अब आप इलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हैं, 2 दिन सिर्फ नॉमिनेशन के रह गए, अब बड़े नेताओं को लगता है कि 16 सीटों पर हम कमजोर हैं, तो उन 16 सीटों पर क्या आपने पिछले 5 साल में कोई रणनीति तैयार नहीं की, जो अब आपको आखिरी वक्त में 11th आवर में सोचना पड़ रहा है कि यहां पर हम क्या करें? और अभी भी आपके 6 सीट पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, 2 दिन नॉमिनेशन करे। हालांकि बीजेपी के, कांग्रेस का यह भी तर्क है कि बीजेपी के कहां हुए, हमारे नहीं हुए, तो आप इसे मुद्दा बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं अब जब हरीश रावत खुद मान रहे हैं कि 16 सीटों पर कमजोर है, तो आपकी वर्किंग क्या थी पिछले 5 सालों में, जो आखिरी वक्त में आपको ये सब सोचना पड़ रहा है? तो अभी कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ बाकी है। जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, जब तक नॉमिनेशन का आखिरी वक्त नहीं गुजर जाता, तब तक कांग्रेस में क्या कुछ होगा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं है, ये जरूर दिख रहा है हर बार। एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, कैंडिडेट की सेकंड लिस्ट आज जारी करेगी बीजेपी। चर्चा थी कि 26 जनवरी के दिन जो है लिस्ट जारी हो जाएगी। दिल्ली में मौजूद बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जो हैं केंद्रीय नेताओं से मीटिंग के बाद शाम तक इस लिस्ट को जारी कर देंगे। केदारनाथ, डोईवाला, टिहरी, कोटद्वार, झबरेड़ा, लालकुआं, हल्द्वानी, जागेश्वर, रानीखेत, रुद्रपुर, पिरान कलियर सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित होने हैं और माना जा रहा है कि आज शाम को तस्वीर साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। हर सवाल का पुष्कर सिंह धामी ने बेबाकी से जवाब दिया है। खटीमा को लेकर सीएम धामी ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व हमारा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी हैं, और ऐसे में हमारी पार्टी, चूंकि सबको पता है कि हम सत्ता में आने वाले हैं, तो सभी चाहते हैं कि उसमें हम प्रत्याशी बने, और हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हमने मंडल इकाई से, हमारे जिला इकाई से, प्रदेश की समिति से जो नाम भेजे, उन्हीं नामों में से एक एक नाम तय हुआ है। और चूंकि बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग भी थे जो उसके अच्छी योग्यता भी थी, क्षमता भी थी, लेकिन देशकाल परिस्थिति के अनुसार किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिल सकता था। एक व्यक्ति को टिकट दिया गया है, अन्य लोगों को भी, चूंकि कहीं ना कहीं पार्टी उनका भी सम्मान करेगी, और बगावत जैसी, विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए न्यूज 18 पर शाम 4:30 बजे। दंगल में 60 पार का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा 20 सीटें मिलेंगी। सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसके बाद कई जगह पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। आप कितना बड़ा मुकाबला मानते हैं कांग्रेस का? पीए ट्रस्ट का जो मसला था, उसका कंट्रोवर्शियल कानून आपको अपनी सरकार में वापस लेना पड़ा। आपको लगता है कि जो राम मंदिर के बाद जो एक फिजा बदली है, उसका इम्पैक्ट उत्तराखंड में आएगा? नो पॉलिटिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स, इस सिद्धांत को मैंने अपनाया हुआ है। तो देखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में पहनी जाने वाली ब्रह्मकमल टोपी को पहना। देवभूमि उत्तराखंड में ब्रह्मकमल टोपी पहनना एक परंपरा है और उत्तराखंड के लोग ब्रह्मकमल टोपी पहनते हैं। पीएम मोदी ये ब्रह्मकमल वाली टोपी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पूरे समय पहने रहे, और जैसे ही जब वो सामने आए थे, न्यूज 18 ने इसका जिक्र किया था कि देखिए आज उनकी पोशाक की और उनकी टोपी की खूब चर्चा होगी, और वही हो रहा है। देवभूमि की संस्कृति को गौरवान्वित किया, और फिर जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया बाकायदा उस फोटो को, और उन्होंने लिखा और बहुत ही फक्र महसूस किया और आभार भी जताया अपने ट्वीट के जरिए, और उसके बाद से ही ये टोपी अब चर्चा में है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री आए थे, और हम आपको वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं जब वो वॉर मेमोरियल पहुंचे थे, जब शहीदों को उन्होंने नमन किया, और उसके बाद से जब ये जो पूरा कार्यक्रम रहा उसमें वो इसी टोपी में रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी की एक फोटो को ट्वीट किया। ट्वीट कर लिखा, आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मकमल से सुसज्जित देवभूमि उत्तराखंड की टोपी धारण कर हमारे राज्य की संस्कृति और परंपरा को गौरवान्वित किया है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र किया भी हमने।
राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी का हम जिक्र करेंगे जो दिखाई दी। इस बार की झांकी की थीम बद्रीनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब और डोबरा चाटी पुल रहा। इसके साथ ही झांकी में उत्तराखंड की विकास गाथा को भी दिखाया गया था। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दिखाया गया है। नारायण है बसे जहां पर गुरु गोविंद ने किया है ध्यान। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गणतंत्र दिवस पर अपनी विधानसभा खटीमा में बीजेपी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और मैं कल पर्चा भरूंगा। इस अवसर पर मैं अपने क्षेत्रवासियों से सभी के बीच में सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सभी से मिलने के लिए उनके बीच में आया हूं। तो चूंकि झंडारोहण भी आज चूंकि 26 जनवरी है, महापर्व है हमारा, तो आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर आज हमने झंडारोहण किया है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना महामारी भी हमारी इस समय चल रही है। सभी से ये भी अनुरोध करता हूं कि जो कोरोना महामारी के जो हमारे दिशा निर्देश हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो दिशा निर्देश हैं, सरकार के दिशा निर्देश हैं, साथ में चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, सभी को उसका पालन करना है। हमारी जान माल की सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी है और एक अच्छी सरकार चुनना भी हमारे लिए जरूरी है। तो दोनों काम होंगे और हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह देहरादून में मौजूद परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ध्वजारोहण किया। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में भी ध्वजारोहण किया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देहरादून से आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर भी देहरादून से और फिर हरिद्वार से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ध्वजारोहण किया जाता है और जो जानकारी आई वो हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी ध्वजारोहण किया और फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में ध्वजारोहण किया। उधर आईटीबीपी के जवानों ने गणतंत्र दिवस मनाते हुए 12,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। जवानों ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 0 से नीचे के तापमान में भारी बर्फबारी के बीच तिरंगे को सलामी दी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा कोरोना से लड़ाई चुनौती। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया संबोधित, बोले अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू। जाटों को साधने की कोशिश तेज, कल अमित शाह 253 जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक, यूपी के उम्मीदवारों के नाम हुए थे। पीएम मोदी भी वर्चुअल तरीके से बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी का दामन थामने के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले आरपीएन सिंह, सीएम योगी से भी की मुलाकात। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कांग्रेस आरपीएन सिंह ने छोड़ी कांग्रेस। बीजेपी में हुए शामिल धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केशव मौर्य, अनुराग ठाकुर और दिनेश शर्मा ने दिलाई सदस्यता। केशव मौर्य, अनुराग ठाकुर और दिनेश शर्मा ने आरपीएन सिंह को दिलाई सदस्यता।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं बीजेपी में यूपी के प्रादेशिक नेतृत्व की उपस्थिति में यूपी में कई भूमिका को निभाते हुए भारत सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह का स्वागत करता हूं। शशि वालिया और राजेंद्र अवाना भी बीजेपी में हुए शामिल। आरपीएन सिंह ने कहा, बीजेपी परिवार में शामिल होने पर सबको हृदय से धन्यवाद। आरपीएन सिंह ने कहा, 32 साल से मैं एक परिवार में रहा, लेकिन अब कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल था आरपीएन सिंह का नाम जितिन प्रसाद अदिति सिंह, पहले ही छोड़ चुके हैं कांग्रेस। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में रह चुके हैं गृह राज्य मंत्री। आरपीएन ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा, जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। ट्वीट करने से पहले आरपीएन सिंह ने बदला अपना ट्विटर अकाउंट। सूत्रों के हवाले से खबर, आरपीएन सिंह की पत्नी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ सकती हैं चुनाव। आरपीएन सिंह जाएंगे राज्यसभा। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा, कायर लोग ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। आरपीएन सिंह के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद योगेंद्र सिंह बेनी ने अपने साथियों के साथ प्रदेश कार्यालय के समक्ष पटाखे छोड़े। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संवाद। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा निशाना, ट्वीट कर लिखा, सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया, अब चुनाव के समय सब पहने हैं तरकस। सीएम योगी का कैलेश पर निशाना, कहा, वो खुद को कहते हैं समाजवादी, लेकिन नस नस में दौड़ रहा तमंचावाद। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान, चुनाव में बीजेपी का मुद्दा सिर्फ विकास, अखिलेश यादव पर भी दिखे हमलावर। शाहजहांपुर में बीजेपी के कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को बताया अपराधियों और माफियाओं की पार्टी, कहा, जनता तय करेगी किसे देना है वोट। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भोजपुरी कविता के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, नफरत और खफलत खत्म होगा, अखिलेश का राज आएगा। वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं ओपी राजभर, सुभाषणा के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने किया दावा। पश्चिमी यूपी में ये चुनाव प्रचार तेज करेगी बीजेपी। 27 जनवरी को मथुरा जा सकते हैं अमित शाह, गौतम बुद्ध नगर का कर सकते हैं दौरा। अपना दल ने पहले और दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जा रही। लिस्ट में 15 नेताओं के नाम शामिल। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, बोली, यूपी में कानून का नहीं अत्याचार का राज। राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर झोंकेंगे ताकत। 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती। आगरा में होनी पहली जनसभा। सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी। 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। झबरेड़ा से कांग्रेस नेता राजपाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। कई समर्थकों के साथ राजपाल ने बीजेपी को ज्वाइन किया। मीटिंग हॉल के बाहर विधायक देशराज कर्णवाल समर्थकों का हंगामा भी हुआ। निशंक मुर्दाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद के नारे तक लगाए गए। कर्णवाल समर्थक जो हैं वो नारे लगाते नजर आए और कार्यक्रम में ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो हैं वो मौजूद नहीं। तो एक तरफ कुनबा बढ़ रहा है और एक तरफ हंगामा और नाराजगी भी नजर आ रही है। तो ये 2 तरह की तस्वीरें और दरअसल ये हर पार्टी की स्थिति है इस वक्त। अगर आप देखें तो ये खबर जरा समझिए एक बार फिर से।
यहां पर खबर यह आ रही है कि झबरेड़ा से कांग्रेस के नेता राजपाल ने बीजेपी ज्वाइन की। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। कई समर्थकों के साथ राजपाल ने बीजेपी को ज्वाइन किया। अब मीटिंग हॉल के बाहर विधायक देशराज कर्णवाल समर्थकों ने हंगामा कर दिया। निशंक को लेकर यानी कि तमाम तरह की नारेबाजी हुई और मदन कौशिक जिंदाबाद के नारे लगाए रहे हैं कर्णवाल समर्थक। और हालांकि कार्यक्रम में ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ मौजूद नहीं रहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।